हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट की एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस या फिर महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगर आप देखो, गवर्नमेंट का जो लास्ट कुछ सालों से जो स्कीम्स के पे ध्यान रहा है, वो कैसी स्कीम्स पे ध्यान है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड। चाहे वो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम हो, चाहे फॉर द मरीन डेवलपमेंट या फिर फिशरीज डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, या फिर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जितनी भी स्कीम्स है एग्री और अलाइड सेक्टर में, गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट अप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से न सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा बल्कि रूरल डेवलपमेंट भी अपने आप होगा। तो जो नाबार्ड का हमारा एग्जाम है, क्योंकि उसमें एआरडी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको याद करनी है, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे मैं पहले भी कई बार आपको बताया है कि 6 पॉइंट्स में आपको स्कीम याद होनी चाहिए। क्वेश्चन वहीं से आता है, उसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेसिकली है किस चीज के लिए? तो अगर आप इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अगर आप अभी एग्जिस्टिंग कंडीशंस में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या फिर एक टाइप से आप मत्स्य पालन को देखें एट प्रेजेंट कंडीशंस, तो हमारे पास बहुत अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फॉर फिशरीज। अगर आप फिशर्स की भी बात कर रहे हैं तो जो फिशर्स फिशिंग के लिए जाते हैं उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स नहीं है। सिंपल आप कह सकते हैं बहुत अच्छी बोट्स नहीं है। जैसे हम डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कि फॉरेन में बहुत अच्छी अच्छी बोट्स हैं, डिफरेंट टाइप के उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यहाँ इतने अवेलेबल अभी नहीं है। वहां पे भी जैसे हम कैटेगराइजेशन करते हैं फार्मिंग में मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर का, तो सिमिलरली ऐसा ही क्लासिफिकेशन वहां भी है। तो हर एक फार्मर या फिर हर एक फिशर की बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि कंडीशंस नहीं है। तो गवर्नमेंट का ध्यान है कि पूरा ही जो फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको रॉबस्ट किया जाए, चाहे वो फिश प्रोडक्शन से हो, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, पोस्ट प्रोसेसिंग हो, पोस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पोस्ट प्रोसेसिंग हो, क्वालिटी मेंटेन करने की बात हो, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की बात हो। तो एक्सपोर्ट हमारा तभी हो पाता है जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वालिटी को मेंटेन करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका एम है। देन टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स इन द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। देन फॉर द मॉडर्नाइजेशन, अभी तक क्या है, हम लोगों ने सबने सुना है ना कि क्या मच्छी बाजार बना रखा है। तो मच्छी बाजार को जनरली हम इस टाइप से समझते हैं कि एक रोड के किनारे बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं और जो फिश बेच रहे हैं, फर्श पे फिश रखी हुई है, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो जिस वैल्यू से बेचेंगे उसी वैल्यू उसकी मिलेगी भी। तो बहुत अच्छा है, वो सब कुछ एडवांसमेंट नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी तक बिल्कुल लैकिंग है। हम रॉ फिश ही मार्केट से खरीद के लाते हैं, कभी भी उसमें कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है। ये आप देख सकते हो कि जो पैक्ड फिशेज हैं वो अभी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई है। साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करना बहुत जरूरी इसलिए भी होता है सो दैट कि हमारा एक्सपोर्ट पे इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर्स के बिना हम एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमें स्कीम्स याद करने के लिए 6 पॉइंट ट्रिक को याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं, देन हम कुछ इसके कुछ आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे। और तो आपकी जो स्कीम है वो यहीं पे आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी, बट आगे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है तो उसके लिए बेसिक कुछ और नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री का है। हमने नाबार्ड में लास्ट ईयर भी देखा है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है। तो आप वहां पे गलत करके ना मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्री एंड फार्मर वेलफेयर ना लिखें इसको, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। तो जो पहले ये मिनिस्ट्री हुआ करती थी वो एक डिपार्टमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। अभी उसमें केवल दो ही डिपार्टमेंट है, तीसरे डिपार्टमेंट को पूरी एक मिनिस्ट्री बना दिया गया है। पहले तीन डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द फार्मर वेलफेयर, दूसरा डेयर दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड जो तीसरा था वो था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो अभी इसको पूरा मिनिस्ट्री बना दिया गया है, इसी की ये स्कीम है। अभी कहाँ कब लॉन्च हुई थी, कहाँ लॉन्च हुई थी और किसने लॉन्च किया था इस स्कीम को, अगर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तभी पूछा जाता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 6 पैरामीटर्स इसके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखोगे 7 है। तो ये दोनों ही थोड़े से
कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्कीम टू स्कीम वेरी करते हैं। तो ये 10 सितंबर को लॉन्च की थी, बिहार में लॉन्च की थी ऑनलाइन, मतलब जो हमारा ऑनलाइन मीडियम है, गवर्नमेंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया था। लॉन्च किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मोदी जी ने उस टाइम पे बिहार के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे, तो उसी टाइम पे ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था वर्चुअली। ओके, देन इसकी टैगलाइन एज इट इज कोई टैगलाइन है नहीं, जैसे हम कह सकते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड में टैगलाइन होती है स्वस्थ धरा खेत हरा, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है, बाकी में बहुत सारी स्कीम्स में कुछ टैगलाइन जाती है। तो यहाँ पे कोई टैगलाइन है नहीं, अंडर ये ब्लू रेवोल्यूशन इसको कवर किया गया है। देन ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि एफसीआई का एग्जाम था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन थे। तो यहाँ पे टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मैंने बताया ही आपको, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अभी तक लैकिंग है। रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द फिशेस। ओके, तो इसको भी रोबस्ट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। देन टारगेट क्या है? 5 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, 2020 में लॉन्च किया गया था। 2024 एंड 25 इज द टारगेट ईयर, कि हमने जो इसकी एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं, जो भी हम आगे देखेंगे, वो पूरी हो जानी चाहिए। देन बजटरी एलोकेशन कितना है? वो है 20,50 करोड़ फॉर 5 ईयर, और ये इस बार के लिए अलॉट किया गया है एक कंपोनेंट में। और अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक तो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड और दूसरा बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। अब ये क्या कंपोनेंट है, इसको देखने के लिए हमें आगे डिस्कस करना पड़ेगा, बट आपको इतने पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए कि ये कब लॉन्च हुई थी, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट ईयर है, क्या बजटरी एलोकेशन है। बजटरी एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कुछ टारगेटेड स्कीम्स का पूछा भी जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि स्कीम क्यों लॉन्च की है, क्या इसका कारण है, गवर्नमेंट का क्या विजन है इस स्कीम के पीछे। तो सबसे पहले हार्नेसिंग द फिशरीज पोटेंशियल। अभी तक जो हमारा फिशरीज का पोटेंशियल है, हम उसको हार्नेस नहीं कर पाए। इंडिया के पास आप देखोगे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेके पूरा नीचे का पार्ट तमिलनाडु एंड इधर से वेस्ट बंगाल तक पूरी कोस्ट लाइन है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, उसके बाद इनलैंड फिशरीज, तो इनलैंड फिशरीज का ही बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे पास सारी मेजर रिवर्स हैं, और भी बहुत तरीकों से हम लोग इनलैंड फिशरीज करते हैं, मरीन फिशरीज के अलावा भी। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हार्नेस करना है। देन एनहांसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमने डिस्कस किया ही है। मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द वैल्यू चेन एंड द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सो दैट की वेस्टेज ना हो सके, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रक्चर है उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करना है। देन डबलिंग द फिशर्स एंड द फिश फार्मर्स इनकम्स एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो मेन एम है ही कि जो फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, वो उसका एक कंपोनेंट गवर्नमेंट सभी स्कीम्स में रखती है। देन एनहांसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए एंड एक्सपोर्ट्स, तो जीवीए में भी और एक्सपोर्ट्स में भी इसका कंट्रीब्यूशन बढ़े। सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स, रॉबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम इसमें बजटरी एलोकेशन की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था 20,050 करोड़ रुपीज है, उसमें सेंट्रल शेयर अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज है, एंड स्टेट शेयर 5,000, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन इतना है। अब बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, ये हम आगे देखेंगे। ऑल दो इतना ये सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं, आपको केवल पता होना चाहिए कि टोटल आउटले कितना है स्कीम का फॉर द 5 ईयर। ओके, और इसके जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम किसकी है, मतलब किस सेक्टर में इसको क्लासिफाई किया है। तो बेसिकली इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसमें एक कंपोनेंट नहीं है, बल्कि दोनों कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और साथ ही साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें कि पूरा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें कि शेयरिंग होती है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट इसमें है, तो इसको हम बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम विद द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट और उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखें तो बेसिकली एम तो वही है, एम दोनों ही, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो चाहे सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, क्योंकि एम तो स्कीम का है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपको कभी भी याद रखना है, तो आप इन तीनों चीज को याद रखेंगे तो आपको भी भूल नहीं पाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है और इफिशिएंसी बढ़ानी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट। देन इट इज सेग्रीगेटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक तो नॉन बेनिफिशियरी और एक बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरीज क्या होता है,
नॉन बेनिफिशियरी मतलब जिसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। जैसे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फार्मर को कोई लोन दिया जाए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी चीज के लिए, तो वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर प्रोवाइडिंग नाबार्ड को ग्रेड ए कोर्सेज फॉर द आईटी, फाइनेंस, राजभाषा, एग्रीकल्चर, ग्रेड ए और ग्रेड बी जनरल के लिए तो है ही। तो अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ नाबार्ड के लिए हम सारे ही स्ट्रीम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद अ न्यू पैटर्न जिसमें डिसीजन मेकिंग भी है, और जो ये पूरा नया पैटर्न है उस पर हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, विद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें और अपनी एनालिसिस करते रहें एग्जाम के लिए। देन आगे नॉन बेनिफिशियरी सब कंपोनेंट है। नॉन बेनिफिशियरी मतलब जिसमें कोई बेनिफिशियरी डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, तो उसमें जो कॉस्ट है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में 90 and 10, अदर स्टेट में 60-40 और यूनियन टेरिटरीज में 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। देन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड की बात करते हैं, जिसमें कि कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे एसएचजी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो, तो उसमें इंक्लूड डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। तो इसमें इंडिविजुअल ग्रुप या एक्टिविटीज है, उसके लिए स्टेट एंड यूटीज में वो किया जाएगा। तो असिस्टेंस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी कंपोनेंट पूछा जाता है। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है, दैट इज द अप टू 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी। SC ST and the women beneficiaries के लिए it is 40% of the project cost, 60% of the project cost। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 40% for the general and 60% for the SC ST। This is the direct subsidy component in the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Then what are the various anticipated outcomes? जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस स्कीम से 5 साल में हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने क्या एम किया है, दैट इज द फिश प्रोडक्शन टू रेज फ्रॉम द 13.75 मिलियन मेट्रिक टन टू द 22 मिलियन मेट्रिक टन। तो ये गवर्नमेंट का एम है कि हमें प्रोडक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाना है 2024 एंड 25 में। सस्टेन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9% इन द फिश प्रोडक्शन, जो कि अभी बहुत कम है। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए फ्रॉम 7.28 to 9%, तो 2% की ग्रोथ इस सेक्टर में हमें चाहिए। देन एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमें बढ़ानी है, जो अभी अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपीस है, तो उसको हमको 1 लाख करोड़ रुपीस के अप्रॉक्स करना है। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। Then aquaculture productivity to be increased from the 3 tons to the per hectare to the 5 tons per hectare, ये इनलैंड की बात है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज करने हैं, 20 20% या 25% तक अभी है, वहां से लेके इसको 10% तक करना है। देन जनरेशन ऑफ अबाउट 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन फ्रॉम द 5 kg to the 12 kg per capita। So this is all anticipated outcomes of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana। So this is all about the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana। It is a very important scheme because it is the latest one, और वो फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए है, फिशरीज सेक्टर के लिए है, फिशरीज एलाइड एक्टिविटीज में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और स्कीम समझनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। ऑल्दो हम एक सीरीज में ये सारी ही स्कीम्स डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई कंपोनेंट या फिर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। हमारे एग्रीबी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, सो दैट कि जितने भी PDF हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहीं करते हैं, और उसमें हम डेली क्वेश्चंस भी पोस्ट करते रहते हैं रिलेटेड टू द डायनेमिक एग्रीकल्चर, और जिसे आप करंट एग्रीकल्चर कह सकते हो, जिसका काफी अच्छा रोल होता है नाबार्ड एग्जाम्स में। तो आप वहां पे उससे जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। एग्रीबी टेलीग्राम चैनल भी है और एग्रीबी YouTube चैनल भी है। So this is all for the today's session, students. Thank you for watching and have a good day ahead.